शुरुआत वहां होती है जहां एक आदमी एक खाली कमरे में फर्श पर लेटा हुआ है। जब वह उठता है तो देखता है कि कमरा क्यूब आकार का है और उसके चारों तरफ कई दरवाजे हैं। वह जांच करने के लिए कुछ दरवाजे खोलता है और एक दरवाजे में जाने का फैसला करता है। जब वह कमरे में प्रवेश करता है तो कोई चीज उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट देती है। हमने देखा कि एक उपकरण है जिसमें कई कटर हैं, जिससे उसकी मौत हो गई। अगले दृश्य में क्विंटिन नाम का एक व्यक्ति नीचे से कमरे में प्रवेश करता है और एक अन्य व्यक्ति को फर्श पर पड़ा हुआ पाता है। वह उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अचानक क्विंटन को ध्यान आता है कि कोई कमरे में प्रवेश कर रहा है। वह उसे पकड़ लेता है और नीचे खींच लेता है। वह शख्स एक महिला है जो क्विंटन को देखकर डर जाती है। वह उसे शांत होने के लिए कहता है। उन्होंने अगले कमरे से एक अन्य महिला को मदद के लिए पुकारते हुए सुना। क्विंटिन उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसे हिलने डुलने से मना करता है और सुरक्षित रूप से उसे अपने कमरे में ले जाता है। उस लड़की का नाम लिवन है। उसका चश्मा गिर जाता है और टूट जाता है। अचानक वे देखते हैं कि ऊपर का दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ा आदमी भी उनके कमरे में प्रवेश करता है। कमरे में सो रहा आदमी जाग जाता है और अपना नाम वर्थ बताता है। उसका कहना है कि उससे खून बह रहा है और उसके सिर पर चोट लगी है। महिला अपना परिचय हॉलोवे के रूप में देती है और उसे बताती है कि वह एक डॉक्टर है। बूढ़ा आदमी अपने जूते उतारता है और दरवाजा खोलता है। वह जूता अंदर फेंक देता है और हम देखते हैं कि कमरे में लगे कुछ ट्रैप्स से उसका जूता जल गया है। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और उन्हें पता चला कि इनमें से प्रत्येक कमरे में अलग अलग ट्रैप हैं और उनमें से केवल कुछ ही सुरक्षित हैं। क्विंटिन ने सभी से पूछा कि क्या उन्हें याद है कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। उन सभी को याद नहीं है कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। होलोवे को लगता है कि इसके पीछे सरकार का हाथ है। बूढ़ा रेन उनसे कहता है कि इस सब के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल जाता तब तक उन्हें सीधी रेखा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्विंटिन का कहना है कि उन सभी को शांत रहना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए और बताता है कि वह एक पुलिस वाला है। वे सुरक्षित कमरे ढूंढने के लिए बूट का उपयोग करते हैं और अलग अलग कमरों में जाते रहते हैं। एक कमरे में प्रवेश करते समय वे सभी एक आवाज सुनते हैं और महसूस करते हैं कि बाहर कुछ चल रहा है। लेवन को दरवाजे पर कुछ नंबर दिखाई देते हैं। नंबर के आधार पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ कई कमरे होंगे। होलोवे का कहना है कि वे सभी कमरों से नहीं गुजर पाएंगे और इंसान बिना भोजन और पानी के 3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। रेन उससे कहता है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए उसे अपने मुंह में एक बटन चबाना चाहिए। अगले कमरे में जब रेन जूता फेंकता है और कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि कमरा सुरक्षित नहीं है। हर कोई उससे सवाल करता है कि कमरा सुरक्षित क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ट्रैप नहीं है। उनका कहना है कि कमरा सेंसर आधारित है और केवल तभी सक्रिय होता है जब कोई इंसान मौजूद हो। क्विंटिन रेन से पूछता है कि वह इन ट्रैप्स के बारे में इतना कैसे जानता है। रेन का कहना है कि वह एक भागने वाला कलाकार है जो 7 से अधिक प्रमुख जेलों से भाग चुका है। वे सभी खुश हैं कि रेन यहाँ मौजूद है और वे आसानी से ट्रैप से बच सकते हैं। रेन उनसे कहता है कि जल्दी करो और उसके मार्गदर्शन का पालन करो, अन्यथा वह उन्हें पीछे छोड़ देगा। जब रेन अगले कमरे में जाता है तो एक आई बॉल ट्रैप सक्रिय हो जाता है और उसके चेहरे पर कुछ एसिड छिड़क देता है। उसका चेहरा पूरी तरह से जल जाता है और अन्य लोग उसे इस कमरे से बाहर अपने कमरे में खींच लेते हैं। रेन की मौत हो जाती है और यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। क्विंटिन सभी को शांत रहने के लिए कहता है। उनका कहना है कि चूंकि वह एक पुलिसकर्मी है और रेन भागने वाला कलाकार था, इसलिए यहाँ हर किसी को एक उद्देश्य के साथ रखा गया है। वह हर किसी से पूछता है कि उन्होंने बाहर कौन सा पेशा किया। होलोवे का कहना है कि वह एक डॉक्टर थी। वर्थ का कहना है कि वह डेस्क जॉब करता था और लेवन का कहना है कि वह एक छात्रा थी। होलोवे को विश्वास नहीं है कि उन्हें यहाँ किसी उद्देश्य से रखा गया है, क्योंकि बाहर कई डॉक्टर हैं, तो उन्हें क्यों चुना गया। वह यह भी बताती है कि उसके सारे आभूषण उतार दिए गए हैं। क्विंटिन को अचानक याद आता है कि लेविन के पास अभी भी उसका चश्मा है और यह किसी उद्देश्य के लिए होगा। लेवन बताती है कि ये चश्मा केवल पढ़ने के उद्देश्य से है, इसलिए क्विंटिन ने उसे दरवाजे पर पहले मिले नंबरों को पढ़ने के लिए कहा। संख्याओं को पढ़ते समय लेवन को एहसास हुआ कि कुछ संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं। वह कहती है कि वे सभी कमरे जिनमें प्राइम नंबर्स थीं, ट्रैप आधारित कमरे थे। क्विंटिन पूछता है कि केवल एक दरवाजे के विश्लेषण के आधार पर उसे यह कैसे पता चल सकता है। वह कहती है कि जिस कमरे में रेन की मृत्यु हुई और अन्य कमरे जहां उन्हें ट्रैप मिले, वे सभी प्राइम पर आधारित थे।
वह कहती है कि उसे सभी नंबर और उनके कमरे याद हैं। क्विंटिन को एहसास होता है कि लेवन एक प्रकार की प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगले कुछ कमरों के लिए वे इस प्राइम नंबर रणनीति का पालन करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। बाद में होलोवे ने बताया कि वह बाहर एक निःशुल्क क्लिनिक चलाती है। क्विंटिन बताते हैं कि वह अपने 3 बच्चों के साथ अकेले रहते हैं और अपनी पत्नी से अलग हैं। अगले कमरे में वे देखते हैं कि अन्य सभी दरवाजों पर प्राइम नंबर्स हैं और उनके अंदर ट्रैप हैं। एकमात्र विकल्प ऊपर जाना है। क्विंटन ने ऊपर चढ़ने और संख्याओं की जांच करने का निर्णय लिया। जब वह दरवाजा खोलता है तो कोई कमरे से नीचे गिर जाता है। यह शख्स मानसिक रूप से विकलांग है और बहुत कम बोलता है और इसका नाम कजान है। वह भी टीम में शामिल हो जाता है और वे उपरोक्त कमरे में जाने का फैसला करते हैं। अगले कमरे में होलोवे को लगता है कि यह पूरा सेटअप किसी सैन्य संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। क्विंटिन को लगता है कि इसे कोई अमीर आदमी चला रहा है जो इस तरह के गेम्स का लुत्फ उठाता है। वे अगले कमरे का दरवाजा खोलते हैं और होलोवे अंदर चली जाती है। अचानक किसी चीज से उसका दम घुटने लगता है और सभी को लगता है कि कमरे के अंदर गैस है। होलोवे का कहना है कि उसने गलती से अपना बटन निगल लिया। जब लेवन अगले कमरे के लिए संख्याएं देख रही होती है, वर्थ भी उसकी मदद करता है और सभी को बताता है कि संख्याएं प्राइम नहीं है और अंदर जाना सुरक्षित है। क्विंटिन ने अंदर जाकर कमरे की जांच करने का फैसला किया। जब वह कमरे में प्रवेश करता है तो अचानक एक ट्रैप सक्रिय हो जाता है और वह समय रहते भागने में सफल हो जाता है, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है। वह दूसरे कमरे में वापस आता है और महसूस करता है कि वर्थ को संख्याओं के बारे में कुछ पता था और उसने जानबूझकर उसे अंदर भेजा था। उनका कहना है कि लेवेन का प्राइम नंबर स्ट्रैटेजी इस कमरे में काम नहीं करता है और उन्हें लगता है कि वर्थ के बारे में कुछ अजीब है। वर्थ का कहना है कि शायद संख्याओं का कोई मतलब नहीं है और वे रैंडम हैं। लेवन उससे असहमत है और महसूस करती है कि उसे संख्याओं के साथ अलग ढंग से सोचने की जरूरत है। जब लेवन संख्याओं के साथ काम कर रही होती है तो क्विंटिन वर्थ से कहता है कि उसे भी हर किसी की तरह योगदान देने की जरूरत है। उसे लगता है कि वर्थ कुछ नहीं कर रहा है और किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि वर्थ को थोड़ा साहस विकसित करना चाहिए और अगले कमरे का अकेले परीक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। वर्थ इस बात से सहमत नहीं है और कहते हैं कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। हर किसी को एहसास होता है कि वर्थ कुछ और जानता है और उन्हें सच नहीं बता रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है और इस जगह के बारे में क्या जानता है। वर्थ सभी को बताता है कि उसने ही इस जगह के बाहरी आवरण को डिजाइन किया है और इसका आकार एक क्यूब का है। वह कहता है कि वह उस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उनका कहना है कि उन्हें यह असाइनमेंट फोन पर मिला था और भुगतान भी अच्छा था, इसलिए उन्होंने इसे करने का फैसला किया। वह नहीं जानता था कि यह स्थान किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। होलोवे का कहना है कि वह शुरू से जानती थी कि यह सब सरकार की साजिश थी और बिल्कुल सही थी। वर्थ ने उसे बताया कि यह सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है, लेकिन किसी ने इसे एक प्रयोग के रूप में बनाया और फिर इसके बारे में भूल गया। क्विंटिन उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि उन्होंने लोगों को इसमें क्यों डाला। वर्थ का कहना है कि उन्होंने लोगों को इस चीज में डाला है ताकि निर्माता यह दिखा सकें कि यह व्यर्थ नहीं है और इसका कुछ अर्थ है। वर्थ का कहना है कि वह अब बेहतर महसूस कर रहा है क्योंकि उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। क्विंटिन उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। बाकी सभी लोग उसे यह कहते हुए रोकते हैं कि उन्हें वर्थ जिंदा चाहिए क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो इस जगह के बारे में कुछ जानता है। लेवन वर्थ से शेल के बारे में विवरण बताने के लिए कहती है। उनका कहना है कि केवल एक दरवाजा है जो बाहर की ओर जाता है, लेकिन यह नहीं पता कि वह कहाँ है। उनका यह भी कहना है कि खोल का आयाम 434 वर्ग फुट है। लेवन ने गणना शुरू की और महसूस किया कि यहाँ 17,000 से अधिक कमरे हैं। इतने सारे कमरों के बारे में सुनकर होलोवे हैरान रह जाती है। अचानक लेवन को कुछ याद आता है और वह दरवाजे पर लिखे नंबरों का निरीक्षण करती है। वह कहती है कि ज्योमेट्री के आधार पर ये संख्याएं मार्कर की तरह होती हैं जो मैप पर लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह कहती है कि ये संख्याएं निर्दिष्ट करती हैं कि क्यूब में कोई कमरा कहाँ है। वह गणना करती है और बताती है कि वे निकास द्वार से 7 कमरे दूर हैं। यह जानकर क्विंटन खुश होता है और कहता है कि उन्हें बाहर की ओर जाना चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें ट्रैप की जांच के लिए पहले वर्थ को बचे हुए कमरों में भेजना चाहिए। होलोवे उससे असहमत हैं और कहते हैं कि उन्हें बारी बारी से काम करना चाहिए। बाद में जब वे अगले कमरे में आते हैं
तो लेवन को लगता है कि उसकी गणना के आधार पर यह कमरा, जिसमें 27 है, उन्हें बाहर ले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने पाया कि उनके कमरे के अलावा सभी कमरों में ट्रैप हैं। क्विंटिन का कहना है कि उन्हें ट्रैप रूम से गुजरने की जरूरत है क्योंकि दोबारा वापस जाने और पुनः आरंभ करने में अधिक समय लगेगा। वे नीचे एक कमरे में जाने का निर्णय लेते हैं जो ध्वनि पर ट्रैप को सक्रिय करता है। उन्हें पता चल जाता है कि दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज से ट्रैप नहीं खुलते। क्विंटिन और लेवन को लगता है कि उन्हें कजान को यहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह आवाज निकाल सकता है और ट्रैप को सक्रिय कर सकता है। होलोवे इस बात से सहमत नहीं है और कहती है कि वह उसकी जिम्मेदारी होगी। एक एक करके वे चुपचाप कमरे से गुजरते हैं और क्विंटिन कमरे को पार करने वाला आखिरी व्यक्ति है। जब क्विंटिन कमरे से बाहर निकलने वाला होता है तो कजान उत्साह में चिल्लाता है और ट्रैप को सक्रिय करता है। क्विंटिन बमुश्किल कमरे से भागने में सफल होता है और कजान पर बहुत क्रोधित होता है। जब वह उसे मारने वाला होता है तो होलोवे बीच में आती है और क्विंटिन को रोकती है। वह होलोवे पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह केवल उसकी वजह से जीवित है और उसे उसका सम्मान करना चाहिए। उनका कहना है कि होलोवे जैसी महिलाओं का उनके स्वभाव के कारण बाहर कोई नहीं होता और वे उनका बहुत बुरी तरह अपमान करते हैं। लेवन को भी लगता है कि क्विंटिन को उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। होलोवे का कहना है कि क्विंटिन की पत्नी ने उसके गुस्से के कारण उसे छोड़ दिया। क्विंटिन बहुत क्रोधित हो गया और उसे थप्पड़ मार दिया। वर्थ कमरे का दरवाजा खोलता है और देखता है कि वे बाहरी आवरण तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उसे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्विंटिन का सुझाव है कि उन्हें कपड़ों की एक रस्सी बनानी चाहिए और बाहर जाकर उसका पता लगाना चाहिए। होलोवे का कहना है कि वह बाहर जाएगी क्योंकि अब उसकी बारी है। जब वह नीचे चढ़ती है तो दूसरी तरफ झूलने की कोशिश करती है, लेकिन उस तक पहुंचने में असमर्थ होती है। जब वह फिर से झूलने की कोशिश करती है तो वे रस्सी की पकड़ खो देते हैं। क्विंटिन समय पर रस्सी को पकड़ने और होलोवे को बचाने में सफल हो जाता है। वह उसे ऊपर खींचता है और फिर उसे नीचे गिराने और मारने के लिए उसका हाथ छोड़ देता है। वह सभी को बताता है कि होलोवे फिसल गई और मर गई। उनका कहना है कि उन्हें नीचे जाते रहना चाहिए और क्यूब से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। वे सभी आगे बढ़ने से पहले कुछ देर आराम करने का निर्णय लेते हैं। जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो क्विंटिन लीवन को दूसरे कमरे में ले जाता है। वह उससे कहता है कि उन दोनों को बाहर निकलने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और दूसरों को पीछे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे एक लायबिलिटी हैं। लेवन इस बात से सहमत नहीं होती और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। वर्थ और कजान कमरे में आते हैं और उसे बचाते हैं। क्विंटिन ने पागलपन का अभिनय करना शुरू कर दिया है। उनसे कहा है कि वे उसकी योजना का पालन करें, अन्यथा वह उन सभी को चुप करा देगा जैसा कि उसने होलोवे के साथ किया था। सभी को पता चल जाता है कि उसने होलोवे को मार डाला और वर्थ क्विंटिन से उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है। क्विंटिन क्रोधित हो जाता है और वर्थ को मारना शुरू कर देता है। वह एक दरवाजा खोलता है और ट्रैप की जांच करने के लिए वर्थ को नीचे फेंक देता है। वे सभी सुनते हैं कि वर्थ हंस रहा है और कमरे की जांच करने के लिए उसके पीछे चलते हैं। उन्होंने पाया कि यह वही कमरा है जिसमें रेन का शव है। वर्थ उनकी हालत पर हंस रहे हैं और कहते हैं कि वे गोल गोल घूम रहे थे और शुरुआत में ही वापस आ गए हैं। क्विंटिन सदमे में है और विश्वास नहीं कर पा रहा है कि यह कैसे हुआ और रोने लगा। वर्थ उस कमरे को खोलता है जिसमें रेन की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसे एक अलग कमरा मिलता है जो बाहरी आवरण की ओर जाता है। वह कहते हैं कि ऐसा पहले नहीं था और सभी को बताते हैं कि कमरे मूव कर रहे हैं और स्थान बदल रहे हैं। लेवन को अचानक कुछ एहसास होता है और वह दरवाजे पर लगे नंबर की जांच करती है। वह सभी को बताती है कि पहले जो आवाजें वे सुन रहे थे उसके आधार पर वह अब पुष्टि कर सकती है कि कुछ मिनटों के बाद कमरे हिलते रहते हैं। उनका कहना है कि परम्यूटेशंस का उपयोग करके वह बता सकती हैं कि यह कमरा कितने मोड़ों में अपनी मूल जगह पर वापस आ जाएगा। वह कहती है कि पहले जिस कमरे का नंबर 27 था वही मुख्य कमरा है। वह कहती हैं कि सभी कमरे एक भूल भुलिया में घूमते हैं और जब वे अपनी मूल स्थिति में होंगे तो केवल कमरा 27 में एक पुल होगा जो निकास द्वार की ओर ले जाएगा। वह सभी से कहती है कि उसे सभी दरवाजों के नंबर बताएं ताकि वह अपनी गणना कर सके। वह कहती है कि उन्हें बस कमरा नंबर 27 में जाना है और वहां तब तक इंतजार करना है जब तक वह अपनी मूल स्थिति में वापस न आ जाए। लेवन का कहना है कि नई जानकारी के आधार पर वह ट्रैप वाले कमरे निर्धारित कर सकती है। वह कहती है कि ऐसा करने के लिए उसे सभी दरवाजों पर सभी संख्याओं के फैक्टर्स की आवश्यकता है, लेकिन वह मानसिक रूप से इस गणित को करने में सक्षम नहीं है। अचानक कजान एक कमरे के फैक्टर्स का उत्तर देता है। हर कोई महसूस करता है
कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो मानसिक रूप से बड़ी संख्याओं की गणना कर सकता है। वे सुरक्षित कमरों का पता लगाने के लिए उसके गणित का उपयोग करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जब वे एक नए कमरे में प्रवेश करते हैं, वर्थ क्विंटिन को उसमें प्रवेश करने से रोकता है। क्विंटिन क्रोधित हो जाता है और अगले कमरे में उनका पीछा करता है, लेकिन वर्थ क्विंटिन को चकमा देता है और उसे एक कमरे में गिरा देता है। उन्हें एक नया कमरा मिलता है जिसमें अन्य कमरे घूम रहे होते हैं। जब वे नए कमरे में प्रवेश करते हैं तो कजान पीछे रह जाता है क्योंकि उसका कमरा दूर चला जाता है। वर्थ उसे ढूंढने जाता है और लेवन को उसके पैर में कुछ महसूस होता है। उसे अपने चश्मे का शीशा मिला और उसने अनुमान लगाया कि यही वह कमरा है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। वह सभी को वापस कमरे में बुलाती है और कमरा अपनी मूल स्थिति में जाने लगता है। कमरे में हलचल बंद होने के बाद लेवन ने दरवाजे की जांच की और कहा कि वे निकास के निकट हैं। वह कहती हैं कि यह वही कमरा है जिसमें वे सभी शुरुआत में मिले थे और उन्हें इसमें रहना चाहिए था। उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और ब्रिज रूम आ गया है। वे अंदर जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए दरवाजे की जांच करते हैं और बहुत खुश होते हैं। जब वे बात कर रहे थे तभी अचानक किसी ने पीछे से लीवन पर चाकू से वार कर दिया और उसे मार डाला। क्विंटिन उनके पीछे पीछे कमरे में आ गया। वर्थ उससे लड़ने लगा लेकिन क्विंटिन ने उसे भी मार डाला। कजान डर जाता है और बाहर निकलने वाले कमरे में चला जाता है, लेकिन क्विंटिन उसका पीछा करने का फैसला करता है। जब क्विंटिन कमरे में प्रवेश करने वाला होता है, वर्थ उसे पीछे से पकड़ लेता है। कमरा हिल जाता है और क्विंटिन आधा कट जाता है और मर जाता है। वर्थ की भी चोटों से मृत्यु हो जाती है। कजान निकास में जाता है और वहां से भागने में सफल हो जाता है। फिल्म की शुरुआत बेकी नाम की एक युवा महिला के क्यूब में फंसने से होती है। प्रत्येक कमरा एक चमकदार रोशनी वाला है जिसके प्रत्येक तरफ 6 पैनल हैं जो अन्य कमरों के दरवाजे हैं। वह दूसरे कमरे में प्रवेश करती है। कमरे में ग्रेविटी उलट गया है क्योंकि उसे ऊपर खींच लिया गया है। इसके बाद हम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो निराश है कि उसे दरवाजे पर नंबर नहीं मिल रहे हैं और वह क्रोधित हो जाता है। दूसरे कमरे में केट नाम की महिला किसी को बेहोश पाती है और उसे जगाने जाती है। वह उसे पकड़ लेता है और अपना नाम साइमन बताता है और उससे पूछता है कि क्या वह अकेली है। वह हाँ कहने के लिए अपनी आंखें झपकाती है। अचानक उन्होंने देखा कि किसी ने दरवाजा खोल दिया है और तेजी से दरवाजों के बीच से गुजर रहा है। केट उसके पीछे जाती है लेकिन वह एक अलग कमरे में प्रवेश करता है और गायब हो जाता है। केट साइमन के कमरे में वापस जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि यह वही कमरा नहीं है। वह एक अलग कमरे में जाती है और उसे साशा नाम की एक अंधी लड़की मिलती है जो डरी हुई लगती है, इसलिए केट उसे सांत्वना देती है। जेरी उनके कमरे में प्रवेश करता है जो अपनी घड़ी से कमरे को मार्क करता है और उन्हें बताता है कि वह घंटों से इन कमरों में घूम रहा है। वे कुछ शोर सुनते हैं और डर जाते हैं और कमरे से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। अगले कमरे में हम देखते हैं कि वही बूढ़ा व्यक्ति लटका हुआ है और उसका दम घुट रहा है और एक युवा लड़का मैक्स उसे मुक्त होने में मदद कर रहा है। वे उसकी मदद करने जाते हैं और साइमन भी उसी कमरे में आ गया है और बूढ़े आदमी को बचाने में उनकी मदद करता है। उन्होंने उसकी आईडी की जांच की तो पता चला कि उसका नाम कर्नल थॉमस है जो सेना के लिए काम करता है और उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। पेली नाम की एक बूढ़ी औरत भी कमरे में प्रवेश करती है लेकिन वह कुछ बकवास बातें करती है और हम देखते हैं कि वह पागल है। एक दूसरे से बात करते समय उन्हें एहसास होता है कि कमरे एक लूप में खुद को दोहराते हैं। बूढ़ा आदमी जाग जाता है और उनसे कहता है कि यहाँ से भागने के लिए उन्हें कोड ढूंढना होगा। मैक्स कमरे से भागने की कोशिश करता है लेकिन एक अदृश्य ऊर्जा उसे रोकती है और वह नीचे गिर जाता है। एक अदृश्य दीवार उनकी ओर बढ़ने लगती है और खतरनाक दिखने लगती है। समूह कमरे से भागने का फैसला करता है जबकि थॉमस पीछे रहता है और खुद को हथकड़ी लगाता है। केट ने थॉमस की मदद करने का फैसला किया और देखा कि दीवार उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही है। वह कमरे से भागने का फैसला करती है और खुद को दूसरे दरवाजे से देखती है। थॉमस दीवार से टकराकर मारा जाता है। वे दीवार से बचने के लिए अलग अलग कमरों में भाग जाते हैं और जेरी दीवारों पर निशान बनाता रहता है। बाद में जेरी सभी को बताता है कि उसने कमरे के पैनल डिजाइन किए हैं और सभी उस पर नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें उनका उद्देश्य नहीं पता था और उन्होंने एक फ्रीलांसर के रूप में काम किया। जेरी का कहना अफवाहों के आधार पर यह जगह क्वांटम टेलीपोर्टेशन का उपयोग कर रही है। ये बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है और उन्हें यकीन नहीं होता और उन्हें लगता है कि जेरी झूठ बोल रहा है। पेली ने एक चित्र देखा और महसूस किया कि वे टेसरेक्ट या हाइपरक्यूब में हो सकते हैं।
जेरी सभी को यह समझाने के लिए एक चित्र बनाता है कि हाइपरक्यूब क्या है और कहता है कि इसके 4 डायमेंशन हैं। मैक्स सोचता है कि वे सभी एक गेम शो में हैं और यहाँ सभी लोग प्रतिभागी हैं। जेरी ऊपरी दरवाजे पर 60,659 इंच नंबर लिखा हुआ देखता है और उसे लगता है कि यहाँ सैकड़ों कमरे होंगे। मैक्स एक नया दरवाजा खोलता है और लाल पोशाक में एक महिला को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। वह कमरे में जाता है और महसूस करता है कि यहाँ ग्रेविटी अलग है। लड़की सभी को अपना परिचय जूलिया के रूप में देती है और पूछती है कि क्या उसका अपहरण कर लिया गया है। केट हर किसी से पूछती है कि जागने से पहले उन्हें आखिरी बार क्या याद है। जेरी का कहना है कि वह एक इंजीनियर है, केट का कहना है कि वह एक मनोचिकित्सक है, साइमन का कहना है कि वह एक सलाहकार है और मैक्स का कहना है कि वह एक गेम डिजाइनर है। साशा कहती है कि वह एक छात्रा है, पेली कहती है कि वह अपने कुत्ते को घुमा रही है और जूलिया कहती है कि वह एक वकील है। केट को लगता है कि इसमें कुछ समानता होनी चाहिए और अचानक उसे एक दरवाजे पर फिर से 60,659 नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है। साइमन को एक घड़ी मिलती है और जेरी को पता चलता है कि यह घड़ी उसकी अपनी घड़ी जैसी ही है। पेली एक दरवाजा खोलती है और एक बेहोश आदमी को फर्श पर पड़ा हुआ देखती है। वे सभी उस व्यक्ति की जांच करने जाते हैं और उसके शरीर पर कुछ कन्नाएं लिखी हुई पाते हैं। पेली को पता चलता है कि वह व्यक्ति डॉक्टर फिल रोसेन है, जो एक फिजिसिस्ट है। केट ने उसकी जांच की और पाया कि वह मर चुका है और उसके शरीर में पेन की तलाश करती है। वे सभी एक दीवार पर अधिक गणनाएं और संख्या 60,659 फिर से देखते हैं। केट पेन का उपयोग करती है और अपने हाथ पर नंबर लिखती है। पेली ने सभी को बताया कि वह एक रिटायर्ड गणितज्ञ है और इजोन में काम करती थी। सबको पता चल गया है कि इजोन एक हथियार निर्माता कंपनी है। पेली का कहना है कि उन्होंने एलेक्स ट्रुस्क के साथ काम किया है, जो एक हैकर है और हर किसी को लगता है कि वह एक लेजेंड है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पेली एक पैनल खोलती है जिसमें यह पता चलता है कि उसे साइमन द्वारा मार दिया गया है, जिसके तुरंत बाद क्रिस्टल बीम से उसका सिर काट दिया जाता है। जेरी का थ्योरी है कि यह एक समानांतर ब्रह्मांड है और यहाँ सभी के वैकल्पिक संस्करण हैं। उनका कहना है कि यह उसी घड़ी की व्याख्या भी करता है जो उन्हें पहले मिली थी, लेकिन मैक्स और जूलिया को लगता है कि यह एक ऑप्टिकल भ्रम है। साइमन डर गया और सभी को चाकू से धमकाते हुए कहा कि कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा क्योंकि दूसरे लोग अंदर आ सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और बाद में कुछ आराम पाने के लिए सो जाते हैं। साइमन जेरी को बताता है कि वह एक निजी अन्वेषक है और बेकी नाम की एक लड़की की तलाश कर रहा है। बेकी इजोन में काम करती है, वह वही है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। साशा को कमरे में एक आवाज का पता चलता है और वह पूरे समूह को नींद से जगा देती है। कमरे के बीच में उन्हें एक अनोखा तैरता हुआ वर्ग मिलता है, जो तेजी से घूमने वाली खतरनाक संरचना में विकसित होने से पहले टेसेरेक्ट के विभिन्न पुनरावृत्तियों में बदल जाता है। हर कोई कमरे से बाहर निकलना शुरू कर देता है, लेकिन जेरी क्यूब से घायल हो जाता है। जेरी क्यूब में फंस जाता है और उसे चोटें आती हैं। अंततः टेसेरेक्ट के घातक ब्लेड के कारण उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही क्यूब खतरनाक दर से फैलता है, साशा पीछे रह जाती है और केट उसे बचाने का फैसला करती है। त्वरित कार्रवाई के माध्यम से वे टेसेरेक्ट की पहुंच से परे एक कोने में छिपकर उसके घातक ब्लेड से बचने में कामयाब हो जाते हैं। केट को एहसास हुआ कि यह उनके मूवमेंट पर प्रतिक्रिया करता है और उन्होंने स्थिर रहने का फैसला किया। स्क्वायर हथियार अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है और गायब हो जाता है, जिससे साशा और केट बाकी समूह से अलग हो जाते हैं। साइमन को संदेह होने लगा है कि पेली एक गुप्त जासूस है, इसलिए वह उसका मुंह बंद कर देता है और उसे बांध देता है। अचानक उन्होंने देखा कि दीवारों से क्रिस्टल की किरणें निकलने लगी हैं। साइमन पेली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पेली ने उसे जाने देने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने उस पर चाकू से वार कर दिया। मैक्स और जूलिया इस बात से परेशान हैं कि साइमन ने पेली को मार डाला, उसे छोड़कर वहां से निकलकर भाग जाते हैं। वे एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहां समय अन्य कमरों की तुलना में अलग तरीके से चल रहा है। केट अभी भी संख्याओं के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश कर रही है। हम देखते हैं कि जूलिया एक ऐसे कमरे में है जहां समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साइमन जेरी के वैकल्पिक वर्जन से मिलता है, जिसे समूह में से कोई भी याद नहीं है। साइमन अब मानता है कि इस स्थान पर उसके स्वयं के वैकल्पिक संस्करण हैं। केट और साशा उस कमरे में आती हैं जहां उन्हें मृत लोग मिलते हैं, जो समूह के सभी लोगों के वैकल्पिक संस्करण हैं। जूलिया से बात करते हुए मैक्स ने बताया कि उसने एक गेम बनाया था जिसमें समान कमरे थे जिनमें समय में हेरफेर था, लेकिन गेम मुकदमे में पड़ गया।
जूलिया मैक्स को बताती है कि वह वकील है जिसने मुकदमा दायर किया है और उन्हें एहसास होता है कि वे सभी इजोन से जुड़े हुए हैं। साइमन अकेला और भूखा है और पागल हो गया है। वह जेरी के वैकल्पिक संस्करण ढूंढता रहता है और उसे मारता रहता है और उसकी घड़ियां इकट्ठा करता रहता है। साशा ने केट को बताया कि वह एक कंप्यूटर हैकर एलेक्स ट्रुस्क है जो टेसरेक्ट के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। वह कहती है कि जब उसे पता चला कि इजोन लोगों को टेसरेक्ट के अंदर डाल रहा है तो उसने उनके ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसे रोकने और मारने की कोशिश की, इसलिए वह हाइपरक्यूब में छिपने के लिए आ गई, यह विश्वास करते हुए कि वे उसे यहाँ नहीं ढूंढेंगे। मैक्स और जूलिया के मन में एक दूसरे के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होने लगती हैं और वे यौन संबंध बनाते हैं। वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वे एक ऐसे कमरे में हैं जिसमें शून्य है और समय फैला हुआ है। वे तेजी से बूढ़े होते हैं और अंततः मर जाते हैं। साइमन बेकी को ढूंढता है और उसे भी मार देता है क्योंकि वह पागल हो गया है। केट एक कमरे में बूढ़े आदमी को लटकते हुए देखती है और दूसरे में मैक्स और जूलिया के तैरते हुए शव। वे एक कमरे में भाग जाते हैं जहां केट देखती है कि सभी रियलिटीज एक दूसरे में विलीन हो रही हैं। साशा केट को बताती है कि समय और स्थान जहां हैं वहीं विकृत हो गए हैं। टेसरेक्ट फट जाएगा और वास्तविकता ढह रही है। एक दरवाजे में केट साइमन को ढूंढती है और उसे पकड़ने के बाद उसकी आंख में छुरा घोंप देती है। जब वह मुड़ती है तो उसे एलेक्स के पीछे साइमन मिलता है जो वृद्ध है और एक आंख से अंधा है, जो एलेक्स के अंतरिक्षमय सिद्धांत को साबित करता है। एलेक्स का दावा है कि वे सभी मर चुके हैं, जिसके कारण साइमन ने उसकी गर्दन मरोड़ दी, यह विश्वास करते हुए कि यदि वे सभी मर चुके हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वह अब उसे मार डाले। केट भागने की कोशिश करती है और खुद को लूप में पाती है और साइमन पर हमला करती है। उसने साइमन के पैर में चाकू से वार किया और उसके गले पर मुक्का मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। वह साइमन के हाथ पर जेरी की घड़ी के कई डुप्लीकेट को देखती है और महसूस करती है कि 60,659 इंच वह समय है जब टेसरेक्ट फट जाएगा। 6:06 वह देखती है कि हाइपरक्यूब सिकुड़ रहा है। जैसे ही हाइपरक्यूब सिकुड़ने लगता है, केट तेजी एक छिपे हुए पैनल ढूंढती है जहां वह एक अंतहीन गड्ढा देखती है। जैसे ही सेकंड बीतते हैं, ठीक 6:06 बजे, वह खाई में गिर जाती है, जिसके कारण हाइपरक्यूब अपने आप ढह जाता है। केट जागती है और खुद को इजोन अधिकारियों की हिरासत में पाती है। केट भ्रमित महसूस कर रही है और यह जगह एक अपरिचित फैक्ट्री है। वे उसका स्वागत करते हैं और ऐसा लगता है कि केट इजोन के साथ काम कर रही थी। वह उन्हें हार सौंप देती है, लेकिन गोपनीयता के कारण इजोन सैनिक में से एक ने उसके सिर में गोली मारी और उसे मार डालता है। उन्हें एक फोन कॉल आता है जहां एक इजोन अधिकारी रिपोर्ट करता है कि चरण 2 समाप्त हो गया है और संचालक सुविधा छोड़ देते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम रिजकिन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो क्यूब से भागने की कोशिश कर रहा है। जब वह एक कमरे में आता है तो उस पर एक क्यूब में लिक्विड का छिड़काव किया जाता है। वह डर जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह लिक्विड तो पानी ही है और वह उसे पीना शुरू कर देता है। अचानक जब वह अपने हाथ के पिछले हिस्से को रगड़ता है, लिक्विड एक प्रकार का एसिड होता है जो उसकी त्वचा को पिघला देता है और वह मर जाता है। क्यूब का प्रबंधन कर रहे एरिक और डोर नाम के 2 कर्मचारी इसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे यहाँ केवल 2 कर्मचारी हैं। एरिक को चेसमैन नामक सुपरहीरो के रूप में डोर का चित्र बनाते हुए दिखाया गया है। एरिक डोर से उनके सहकर्मी चिकलिस के बारे में पूछता है, जो आज अनुपस्थित है। डोर का कहना है कि चिकलिस इस सप्ताह वापस आ जाएगा और छुट्टियों पर बाहर है। डोर एरिक के साथ अपने सामने एक शतरंज बोर्ड रखकर शतरंज खेल रहा है। एरिक चालें चलाता है और शतरंज की बिसात को देखे बिना गेम जीत जाता है। वह डोर से उनके दूसरे सहयोगी ओवेन के बारे में पूछता है। डोर का कहना है कि ओवेन बीमार है, लेकिन एरिक उस पर विश्वास नहीं करता है। एरिक का कहना है कि उसने रात में ओवेन के कमरे से कुछ आवाज सुनी। अचानक उन्हें ऊपर से लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है जिसमें उनका खाना होता है। इनका भोजन कैप्सूल के रूप में होता है और ये दोनों इसे निगल लेते हैं। उन्हें एक आदेश भी मिला है जिसमें उनसे एक कैसेंड्रा रेंस के सपने को रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है। वे कैसेंड्रा के सपनों को देखने के लिए एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसमें वे देखते हैं कि उसे कैसे पकड़ लिया गया था।
वह अपनी बेटी अन्ना के साथ जंगल में घूम रही थी जहां उसे सैनिकों ने पकड़ लिया, जिनके माथे पर एक टैटू था। फिर उसे एक प्रयोगशाला में ले जाया गया जहां उसके मस्तिष्क में एक चिप डाली गई। उसका सपना देखने के बाद एरिक और डोर को एहसास हुआ कि उन्हें अपना अतीत भी याद नहीं है। कैसंड्रा क्यूब में जागती है और उसे अपने पिछले जीवन की कोई याद नहीं है। उसे याद है कि उसकी एक बेटी थी, लेकिन उसे उसका नाम याद नहीं है और वह क्यूब का पता लगाने का फैसला करती है। एक कमरे में प्रवेश करते समय उसे किसी व्यक्ति ने नीचे खींच लिया। कैसंड्रा कमरे में अन्य लोगों से मिलती है और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। कैसंड्रा देखती है कि हास्केल नाम के एक व्यक्ति के माथे पर उस सैनिक की तरह एक टैटू है जिसने उसे पकड़ लिया था। हालांकि हर किसी की तरह हास्केल को भी अपने पूर्व जीवन की कोई याद नहीं है। वह अन्य लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें याद नहीं आता। कैसंड्रा को इस जगह के जालों के बारे में मेयरहोल्ड नाम के एक व्यक्ति ने बताया था जिसने यहाँ अपनी उंगलियां खो दी थीं। कैसंड्रा बताती है कि उसे केवल जंगल में पकड़े जाने की बात याद है और कुछ नहीं। हास्केल का कहना है कि उनकी योजना एक ही दिशा में तब तक चलते रहने की है जब तक कि उन्हें किनारा न मिल जाए। बार्टोक नाम के एक व्यक्ति का कहना है कि उन्होंने जूतों का उपयोग करके जाल की जांच करने का एक तरीका निकाला है। बार्टोक अपने जूते के साथ नए कमरे को सुरक्षित पाकर उसमें प्रवेश करता है। अचानक एक जाल सक्रिय हो जाता है जो बार्टोक को कई धागों से बांध देता है और उसे मार डालता है। एरिक कैसंड्रा को देख रहा है और उसके प्रति आकर्षित महसूस करता है और महसूस करता है कि उसने उसे पहले भी देखा है। एरिक डोड से कहता है कि अगर वह उसके एक सवाल का जवाब दे दे तो वह उसे शतरंज में हराने के 3 तरीके दिखाएगा। जीतने का तरीका दिखाने के बाद एरिक डोड से पूछता है कि क्या वह क्यूब में गुप्त निकास के बारे में जानता है जो सीधे बाहर की ओर जाता है। डोड का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एरिक का कहना है कि चिकलिस को इस बारे में पता था और शायद इसीलिए वह आज अनुपस्थित है। उनका कहना है कि उन्हें अपनी निगरानी रखनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि एक दिन वे क्यूब में जाग जाएं, लेकिन डोड उनसे सहमत नहीं है। प्रतिभागी बार्टोक की मौत से परेशान है और अभी भी कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेयरहोल्ड दरवाजे पर CIA जैसे कुछ यादृच्छिक अक्षर लिखे देखता है और सभी को सूचित करता है। हर कोई अन्य दरवाजों की जांच करने और उन पर लिखे गए यादृच्छिक अक्षरों को खोजने का निर्णय लेता है। कैसंड्रा का कहना है कि यह एक पहेली है जिसे यहाँ से निकलने के लिए उन्हें हल करना होगा। वह एक हेयर पिन लेती है और जूता पॉलिश का उपयोग करके लेटर्स लिखने के लिए अपनी शर्ट का उपयोग करती है। एरिक ने अपनी बेटी के साथ कैसंड्रा की एक पेंटिंग बनाई है और वह इस बात से प्रभावित है कि उसने कैसे पता लगाया कि अक्षरों का कुछ मतलब होता है। एरिक को लगता है कि एक बार क्यूब शून्य स्थिति पर आ जाए तो कैसंड्रा क्यूब से बच सकती है। डोर उसे याद दिलाता है कि एक बार रीसेट स्थिति में क्यूब साफ हो जाता है और हर कोई मारा जाता है और इसलिए कोई बच नहीं पाता है। एरिक डोड से पूछता है कि क्या उसे दूसरों के साथ ऐसा करने में शर्म महसूस होती है, लेकिन डोड कहता है कि यह उसका काम है। हास्केल ने पाया कि लिखे गए लेटर्स अल्पविराम से अलग किए गए हैं और कैसंड्रा को उन्हें देखने के लिए बुलाते हैं। कैसंड्रा ने पाया कि प्रत्येक अक्षर 26 अक्षरों में उनकी संख्या दर्शाता है, जैसे C3 है, B2 है और इसी तरह। मेयरहोल्ड का कहना है कि ये संख्याएं मानचित्र की तरह निर्देशांक का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। उनका कहना है कि चूंकि वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, इसलिए केवल सीमित संयोजन संभव हैं, वे किनारे से केवल 26 कमरे दूर हो सकते हैं। वे इस सिद्धांत का परीक्षण करना शुरू करते हैं और जाल वाले कुछ कमरे ढूंढते हैं। कैसंड्रा की फाइल को देखते समय एरिक को उसका सहमति प्रपत्र गायब मिला। वह डोड को इसके बारे में बताता है और उसे पता चलता है कि उसने अखबार में कैसंड्रा की तस्वीर देखी थी। डोड ने उसे बताया कि प्रतिभागी निर्दोष लोग नहीं हैं और उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपनी याददाश्त मिटाकर क्यूब में जाने या मौत की सजा देने का विकल्प दिया गया था। एरिक का कहना है कि चूंकि कैसंड्रा का फॉर्म गायब है, इसलिए उन्हें ऊपर के लोगों को सूचित करना चाहिए। डोड उससे सहमत नहीं है और उसे कॉल करने के लिए कहता है। जैसे ही वह वरिष्ठों को फोन करने वाला होता है, फोन बज उठता है। उन्हें उस विषय के लिए
निकास प्रक्रिया करने का निर्देश दिया जाता है, जो क्यूब से बाहर निकल चुका है और अपनी अंतिम चुनौती का सामना कर रहा है। चूंकि यह प्रक्रिया 2 लोगों द्वारा की जानी है, एरिक डोड को ब्लैकमेल करता है। उनका कहना है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद डोड को सहमति पत्र के बारे में ऊपर वाले को सूचित करना होगा। डोड सहमत है और वे बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और अपने पूर्व सहयोगियों में से एक ओवेन को देखते हैं। ओवेन एक सफेद कमरे में प्रवेश करता है और उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है। बाहर निकलने की प्रक्रिया के दौरान ओवेन से उसका नाम और अंतिम प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वह ईश्वर में विश्वास करता है। ओवेन नहीं में जवाब देता है और उसे तुरंत जला दिया जाता है और मार दिया जाता है। एरिक हैरान है और ओवेन के भाग्य पर डोड से बहस करता है। वह डोड से पूछता है कि यदि कोई हाँ में उत्तर देता है तो क्या होता है, लेकिन डोड कहता है कि अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। डोड ने एरिक से बाहर निकलने की प्रक्रिया पूरी होने के बारे में ऊपर संदेश भेजने के लिए कहा। एरिक को पता चलता है कि क्यूब अमानवीय है और उसने कैसेंड्रा को भागने में मदद करने के लिए क्यूब में प्रवेश करने का फैसला किया। वह लिफ्ट का उपयोग करता है और नीचे का बटन दबाता है। डोड उसे रोकने में असमर्थ है। लिफ्ट तेजी से नीचे की ओर बढ़ती है और एरिक को क्यूब का प्रवेश द्वार मिल जाता है। वह क्यूब में प्रवेश करता है और कैसेंड्रा की खोज शुरू करता है। डोड एरिक पर क्रोधित है, लेकिन अचानक लिफ्ट के आने की आवाज सुनता है। वह देखता है कि क्यूब के पर्यवेक्षकों में से एक जैक्स और उसके 2 विश्लेषक एरिक को रोकने के लिए नियंत्रण कक्ष में आते हैं। विश्लेषकों में से एक प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और कीबोर्ड उन्नत सिस्टम में बदल जाता है। वे एरिक की तलाश शुरू करते हैं और जैक्स डोड को सुई लगाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देते हैं। एरिक अक्षरों के पैटर्न के आधार पर यह पता लगाने में सक्षम है कि किन कमरों में जाल हैं। प्रतिभागियों में से एक कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन इससे पहले कि अन्य लोग प्रवेश कर पाते, कमरा बदल जाता है और वह अलग हो जाती है। डोड वह है जिसने उसका कमरा बदल दिया है और उसे सुई से घायल कर दिया है। कैसेंड्रा और अन्य लोग अपने लापता साथी की तलाश कर रहे हैं और उन्हें एक कमरा मिला है जिसमें एक शव है। हास्केल ने परीक्षण कक्षों के लिए शरीर के जूते का उपयोग करने का निर्णय लिया, लेकिन अचानक उसे सिरदर्द होने लगा। कैसेंड्रा ने उसे बताया कि उसके सिर में लगी चिप के कारण उसे सिरदर्द हो रहा होगा। मेयरहोल्ड अपने लापता साथी को ढूंढने में सक्षम है और उसकी जांच करने का फैसला करता है। उसकी जांच करते समय उसे पता चलता है कि उसका शरीर सड़ रहा है और वह मेयरहोल्ड पर हमला करती है। उसने उसे धक्का दिया और वह मर गई, लेकिन उसकी बाह पर खरोंच आ गई। हास्केल ने मेयरहोल्ड से अपना हाथ दिखाने के लिए कहा और उन्हें एहसास हुआ कि वह भी इन्फेक्टेड है। हास्केल ने कैसेंड्रा से कहा कि उन्हें मेयरहोल्ड को छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कैसेंड्रा इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन देखती है कि मेयरहोल्ड का चेहरा इन्फेक्ट हो रहा है। मेयरहोल्ड सभी कमरों का स्वयं परीक्षण करने की पेशकश करता है यदि वे उसे अपने साथ रहने की अनुमति देते हैं और वे सहमत होते हैं। एक नए कमरे की जांच करते समय उन्हें उसमें केवल लोगों के कपड़े मिले। हास्केल इस अवसर का लाभ उठाता है और उससे छुटकारा पाने के लिए मेयरहोल्ड को नीचे धकेल देता है। कैसेंड्रा उस पर क्रोधित है, लेकिन दरवाजा खोलने और मेयरहोल्ड को बचाने में असमर्थ है। मेयरहोल्ड के कमरे के अंदर जाल सक्रिय हो जाते हैं और एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो मेयरहोल्ड को मार देती है। कैसेंड्रा यह देखती है और इसके लिए हास्केल को दोषी ठहराती है। एरिक ने उन्हें ढूंढ लिया है और बताया है कि मेयरहोल्ड मांस खाने वाले वायरस से संक्रमित होने के बाद से कुछ भी नहीं किया जा सकता है। डोड ने जैक्स को इसके बारे में सूचित किया और उन्होंने देखा कि एरिक हर किसी को क्यूब के बारे में बताता है और वे इसका उपयोग लोगों पर प्रयोग करने के लिए कैसे कर रहे हैं। एरिक का कहना है कि उन्होंने केवल एक छोटे से विभाग में काम किया है और कहते हैं कि प्रतिभागियों का दिमाग मिटा दिया गया है। वह उन्हें यह भी बताता है कि वे सभी खतरनाक कैदी हैं और अपनी मर्जी से यहाँ भेजे गए हैं। कैसेंड्रा ने उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा और एरिक ने उसकी तस्वीर साझा की जो उसने उसके सपनों के आधार पर बनाई थी। कैसेंड्रा उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन एरिक कहता है कि वह उन्हें भागने में मदद करने के लिए यहाँ है। उनका कहना है कि यहाँ केवल 25 कमरे हैं और एक गुप्त निकास है जिसे उन्हें ढूंढना होगा। एरिक उनसे दरवाजे पर लिखे पत्र के बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन जैक्स उन्हें रोकने का फैसला करता है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि दरवाजे पर लिखे पत्रों को तेजाब से जला दें। जैक्स ने एरिक के कमरे को कई कमरों से घेरने का फैसला किया जिनमें जाल लगे हुए हैं। जल्द ही एरिक को पता चलता है कि वे जाल से घिरे हुए हैं और अब उनके पास भागने की कोई जगह नहीं है। जैक्स को रीसेट प्रक्रिया शुरू करने और क्यूब में सभी को मारने के लिए ऊपर से फोन आता है। वे प्रक्रिया शुरू करते हैं और क्यूब में हर किसी को कुछ बिजली दिखाई देती है। कनेक्शन विफलता स्क्रीन मिलने के बाद अचानक प्रक्रिया रुक जाती है। हम देखते हैं कि डोड ने तार काट दिया है और अपने दोस्त एरिक की मदद कर रहा है। क्यूब रीसेट मोड में चला जाता है और सभी दरवाजे खुल जाते हैं। एरिक को पता चलता है कि अब क्यूब क्लीन स्वीप करेगा और सभी को मार डालेगा।
एरिक का कहना है कि उन्हें कमरे जेड में जाने की जरूरत है क्योंकि यह रीसेट पर बाहर निकलने के करीब पहुंच जाएगा। जैक्स ने डोर को और अधिक तारों को नष्ट करते हुए पाया और उसे मार डाला। जैक्स अपने आदमियों को हास्केल में चिप सक्रिय करने के लिए कहता है क्योंकि केवल 5 मिनट बचे हैं। चिप को हास्केल में सभी को मारने के आदेश के साथ सक्रिय किया गया है और अब उसके पास सुपर ताकत है। हास्केल एरिक और कैसेंड्रा पर हमला करता है, लेकिन वे दोनों मिलकर काम करते हैं और हास्केल को हरा देते हैं। वे वहां से भाग जाते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एरिक को उसका दूसरा सहयोगी चिकलिस मिलता है जो भी मर चुका है। क्यूब चलता है और निकास पर पहुंचता है जहां उन्हें पानी में निकास मिलता है। अचानक हास्केल आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैसेंड्रा उसे जाल में धकेल देती है। एरिक और कैसेंड्रा पानी में कूद जाते हैं और भाग जाते हैं जबकि हास्केल रीसेट में मारा जाता है। वे बाहर जंगल में आते हैं जहां सैनिक उनका इंतजार कर रहे हैं और उन पर हमला करते हैं। एरिक को एक डार्ट से गोली लगती है और वह बेहोश हो जाता है, लेकिन कैसेंड्रा भागने में सफल हो जाती है। एरिक एक सर्जरी रूम में उठता है और जैक्स से मिलता है। जैक्स बताता है कि एरिक को देश और भगवान के खिलाफ उच्च राजद्रोह और तोड़फोड़ का दोषी पाया गया है। उसे 2 जन्मों की सजा सुनाई गई है और उसके मस्तिष्क में माइक्रोचिप प्रत्यारोपित किया जाएगा। जैक्स का कहना है कि एरिक को पहले ही एक मुकदमे में दोषी ठहराया जा चुका है और वह अन्य लोगों की तरह एक अपराधी है। जैक्स ने उसे अपना सहमति पत्र दिखाया और कहा कि उसे अन्य प्रतिभागियों पर नजर रखने के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप में क्यूब में रखा गया था। एरिक का सपना है कि कैसेंड्रा अपनी बेटी के साथ फिर से मिले और एरिक की सुपरहीरो के रूप में प्रशंसा करे। फिर एरिक की बुद्धि को खत्म करने के लिए उसकी लोबोटॉमी की जाती है। अंतिम दृश्य में एरिक को क्यूब का परीक्षण करने के लिए सरकार के कई अन्य पीड़ितों के साथ क्यूब के अंदर दिखाया गया है। एरिक का व्यवहार कजान से काफी मिलता जुलता है जिसे हमने क्यूब भाग 1 में देखा था। फिल्म की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो क्यूब में जागता है और वह अलग अलग कमरों में जाने के लिए कुछ दरवाजे खोलता है। वह एक कमरे में जाता है और अचानक महसूस करता है कि एक जाल सक्रिय हो गया है। दीवार से कई कीलें निकलती हैं और उसके शरीर में छेद करके उसे मार देती हैं। इसके बाद हमें एक नया कमरा दिखाया जाता है जहां गोटो नाम का एक व्यक्ति जागता है और उसे वहां ओची नाम का एक अन्य व्यक्ति मिलता है। गोटो ओची को देखकर डर जाता है, जो उसे शांत होने और आराम करने के लिए कहता है। ओची पूछता है कि क्या वह जानता है कि यह जगह क्या है और उसे चिहारू नाम के एक छोटे से व्यक्ति से भी मिलवाता है जो ज्यादा नहीं बोलता है। गोटो अपना फोन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ओची का कहना है कि उनके फोन ले लिए गए हैं। अचानक एक दरवाजा खुला और आइड नाम का एक व्यक्ति कमरे में अपने जूते फेंकता है। जूते और आइडे को देखकर सभी डर जाते हैं और हम देखते हैं कि आइडे घायल हो गया है। आइड अंदर जाने के लिए एक नया दरवाजा खोलता है, लेकिन ओची उसे रोकता है और उनसे यह बताने के लिए कहता है कि वे कहाँ हैं। अचानक उन्हें बाहर तेज आवाज सुनाई देती है और आइड इसे जांचने के लिए ऊपर के दरवाजे पर चढ़ने का फैसला करता है। वह दरवाजा खोलता है और सबसे पहले जिस व्यक्ति को हमने देखा था उसका शव नीचे गिर जाता है और हर कोई डर जाता है। अचानक एक नया दरवाजा खुलता है और असाको नाम की एक लड़की कमरे में प्रवेश करती है और शुभ दोपहर कहती है और पूछती है कि वे कौन हैं। ओची दूसरे कमरे में भागने की कोशिश करता है, लेकिन आइड उसे रोकता है और यह जांचने के लिए अपना जूता फेंकता है कि कमरा सुरक्षित है या नहीं। जाल सक्रिय हो जाते हैं और जूते को जला देते हैं और यह देखकर हर कोई डर जाता है। आइड एक नया दरवाजा खोलता है और उसे सुरक्षित पाता है और सभी को उसका अनुसरण करने के लिए कहता है। सभी नए कमरे में प्रवेश करते हैं और असाको सभी से उनके नाम पूछती है और अपना परिचय देती है। ओची का कहना है कि वह एक सुविधा स्टोर क्लर्क है और घर पर सो रहा था। गोटो का कहना है कि वह भी घर पर था और उसे याद नहीं कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। ओची को लगता है कि वे एक गेम शो में हैं और हर जगह कैमरे हैं। वह चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन आइड उसे चुप रहने के लिए कहता है। वे एक नए कमरे में जाते हैं और एक दरवाजे पर चढ़ते समय गोटो की शर्ट से एक बटन गिर जाता है। गोटो बटन उठाता है और देखता है कि वह बटन का उपयोग दीवारों पर लिखने के लिए कर सकता है और इसे रखने का फैसला करता है। वे कमरों का परीक्षण करने के लिए जूते का उपयोग करके आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें जाल वाला एक कमरा मिलता है जो जूते को नष्ट कर देता है।
आइड ने कमरों का परीक्षण करने के लिए गोटो से अपने जूते देने के लिए कहा और गोटो को दरवाजे के पास कुछ नंबर लिखे हुए मिले। एक नए कमरे से गुजरते समय गोटो को फिर से कुछ नंबर लिखे हुए मिलते हैं और वह ओची को भी यह दिखाता है। ओची का कहना है कि उन्हें याद है कि जिस कमरे में भाला है उसमें कुछ नंबर भी हैं और उन्होंने अन्य दरवाजों की जांच करने का फैसला किया है। जब गोटो संख्याओं की जांच करने के लिए दरवाजा खोलता है तो उसे नए कमरे में एंडो नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। एंडो सोचता है कि यहाँ हर कोई उसे यहाँ से निकाल रहा है और उन्हें धन्यवाद भी देता है। गोटो उसे बताता है कि हर कोई उसकी तरह यहाँ फंसा हुआ है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। आइड ऊपर जाना चुनता है और ऊपर एक दरवाजा खोलता है और गोटो उसका पीछा करता है। ओची एंडो को बताता है कि वे आइडे का अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि वह इस जगह के बारे में अधिक जानता है। आइडे और गोटो अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाते हैं और सभी को ऊपर चढ़ने के लिए इसका उपयोग करने के लिए कहते हैं। वे एक एक करके सभी को ऊपर खींचते हैं और दूसरे कमरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बाद में ओची ने एंडो को बताया कि कुछ कमरों में जाल हैं जबकि कुछ सुरक्षित हैं। जब चिहारू दरवाजे पर चढ़ रहा होता है तो एंडो एक शोर सुनता है और दरवाजा बंद होने से पहले उसे बचा लेता है। इससे चिहारू डर जाता है और गोटो एक नए कमरे की जांच करने का फैसला करता है। उसे कमरा सुरक्षित लगता है और हर कोई अंदर जाने का फैसला करता है और चिहारू को दरवाजे पर कुछ नंबर भी लिखे दिखाई देते हैं। कमरे में प्रवेश करने के बाद रोशनी बंद हो जाती है और अचानक उन्हें ऊपर से बड़े ब्लेड वाले कुछ पंखे आते दिखाई देते हैं। गोटो बहुत डर जाता है और घबराहट में चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन आइड नीचे एक दरवाजा खोलता है और सभी को इसका उपयोग करने के लिए कहता है। हर कोई दरवाजे से नीचे भाग जाता है और आइड को उसके व्यवहार के लिए गोटो पर गुस्सा आता है। एंडो भी आइड पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि वह एक ऐसे नेता की तरह व्यवहार कर रहा है जिसे किसी की परवाह नहीं है। एंडो का कहना है कि आइड का ध्यान सिर्फ आगे बढ़ने पर है और उसके पास कोई योजना नहीं है। हर कोई शांत होकर थोड़ी देर आराम करने का फैसला करता है। चिहारू गोटो के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे पहले के दरवाजों के नंबर याद हैं। गोटो उसे संख्याएं बताता है और चिहारू फर्श पर संख्याएं लिखने के लिए बटन का उपयोग करता है। चिहारू के साथ बात करते समय गोटो को पता चला कि चिहारू बहुत छोटा है और यहाँ तक कि अडल्ट से नफरत करता है। गोटो के पास अपने छोटे भाई का फ्लैशबैक आया है जो बैठकर पढ़ रहा है। गोटो देखता है कि चिहारू संख्याओं को हल कर रहा है और वह उनमें कुछ तर्क खोजने की कोशिश करता है। अचानक गोटो को कुछ एहसास होता है और वह सभी को बताता है कि उसने पता लगा लिया है कि जाल से कैसे बचा जाए। वह सभी को बताता है कि जिन कमरों में प्राइम संख्याएं हैं उनमें जाल हैं और उन्हें ऐसे कमरों से बचना चाहिए। गोटो अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का निर्णय लेता है और एक नया दरवाजा खोलता है और मानता है कि यह सुरक्षित है। वह अपने जूते का उपयोग नहीं करता है और अंदर कूद जाता है और पाता है कि कमरा सुरक्षित है। यह देखकर हर कोई खुश हुआ और क्यूब में आगे बढ़ने के लिए इस संख्या के विचार का उपयोग करने का निर्णय लिया। वे हर दरवाजे पर नंबर चेक करते रहते हैं और नए कमरों में आगे बढ़ते रहते हैं। बाद में वे एक नए कमरे में पहुंचते हैं और पाते हैं कि अन्य सभी दरवाजों में जाल लगे हुए हैं। असाको का सुझाव है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन गोटो ने दरवाजे पर फिर से संख्याओं की जांच करने का फैसला किया। जब गोटो एक कमरे की जांच कर रहा होता है, एंडो आवाज करता है और जाल नए कमरे में सक्रिय हो जाते हैं। गोटो बाल जाल से भागने में सफल हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि जाल केवल ध्वनि पर ही सक्रिय होते हैं। उन्हें यह भी एहसास होता है कि कमरे में दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज का पता नहीं चलता है। आइड इस कमरे को चुपचाप पार करने का सुझाव देता है और हर कोई सहमत हो जाता है क्योंकि कोई अन्य रास्ता नहीं है। एक एक करके वे कमरे को पार करते हैं और एंडो आखिरी व्यक्ति है जो कमरे को पार कर रहा है। अचानक ओची का जूता नीचे गिर जाता है और जाल को सक्रिय करने के लिए आवाज करता है। एंडो भागने में सफल हो जाता है, लेकिन उसका पैर घायल हो जाता है और उसे ओची पर बहुत गुस्सा आता है। एंडो ओची का बहुत बुरा अपमान करता है और यहाँ तक कि उसे गालियां भी देता है। एंडो कहता है कि वह बाहरी लोगों के साथ काम कर रहा है जो उसे मारना चाहते हैं। ओची अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और एंडो के व्यवहार के कारण बहुत अपमानित महसूस करता है।
चिहारू को दीवार पर एक क्यूब का चित्र दिखता है और वह गोटो से उसे देखने के लिए कहता है। गोटो को एहसास होता है कि वे एक क्यूब के आकार के कमरे में हैं और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। अचानक हम देखते हैं कि कमरे की रोशनी बदल गई है और एक जाल सक्रिय हो जाता है और कुछ जहरीली गैस छोड़ता है। हर कोई वहां से भाग जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि पिछले कमरे में कोई प्राइम संख्या न होने के बावजूद जाल थे। गोटो का कहना है कि चित्रों के आधार पर प्रत्येक कमरा एक क्यूब की तरह है और सभी कमरे मिलकर एक बड़ा क्यूब बनाते हैं। ड्राइंग में गोटो को मिले नंबरों के आधार पर उनका कहना है कि यहाँ सीमित संख्या में कमरे हैं और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की जरूरत है। ओची एक नया दरवाजा खोलता है और पहले मिले शव वाला कमरा पाकर डर जाता है। हर कोई भ्रमित है और महसूस करता है कि वे गोल घूम रहे हैं और उसी कमरे में वापस आ गए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ओची उदास महसूस करता है और रोने लगता है, लेकिन आइड उसे शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। असाको का कहना है कि वे एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और यह वही कमरा नहीं हो सकता। ओची सभी को बताता है कि कमरे भी चल रहे हैं और उन्हें यहाँ से भागने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाद में आइड ने गोटो से कहा कि उसे यहाँ से निकलना होगा और अपनी पत्नी के पास जाना होगा जो उसका इंतजार कर रही है। गोटो को अपने युवा भाई का एक और फ्लैशबैक मिलता है जो छत पर खड़ा है जब वह चिहारू की मदद कर रहा है। चिहारू जाल के लिए एक नए कमरे की जांच करने का फैसला करता है, लेकिन अचानक कमरे में हलचल होती है और वह कमरे में गिर जाता है। जाल सक्रिय हो जाते हैं और एक लेजर कमरे को स्कैन करता है और चिहारू पर लेजर शूट करता है, लेकिन गोटो आता है और उसे बचाता है। आइड भी उन दोनों को बचाने के लिए भी आता है और उन्हें कमरे से बाहर निकालने में कामयाब होता है। जब आइड कमरे से भागने वाला होता है तो लेजर उसे स्कैन करने में सक्षम होता है और उसे तुरंत मार देता है। आइड की मौत पर हर कोई दुखी है और रो रहा है और गोटो उत्तर खोजने के लिए संख्याओं को डिकोड करने का निर्णय लेता है। गोटो को पता चलता है कि दरवाजे पर मौजूद नंबर निर्देशांक दर्शाते हैं और उसकी गणना के आधार पर वे बाहर निकलने के करीब हैं। वह नए नंबरों की जांच करने के लिए एक दरवाजा खोलता है और कहता है कि उन्हें क्यूब में नीचे जाते रहना चाहिए। ओची का कहना है कि वह अपनी सीमा पर है और बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता है और हर कोई नए कमरे में चला जाता है। हम देखते हैं कि एंडो दर्द में है और उसे लगता है कि यह सब एक सजा है क्योंकि वह बाहर अच्छा आदमी नहीं था। गोटो के पास एक और फ्लैशबैक है जहां हम देखते हैं कि उसका भाई अपने पिता से डरता था जो उसे सजा देते थे और मारते भी थे। अचानक कमरे में जमीन से सलाखें ऊपर उठती हैं और ओची और एंडो को दूसरों से अलग कर देती हैं। गोटो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन एंडो को एहसास होता है कि कुछ नहीं किया जा सकता और सलाखें बहुत मजबूत हैं। एंडो ने फैसला किया कि वह खुद ही बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगा और समूह को अलविदा कहकर नए कमरे में चला जाता है। ओची भी सभी को अलविदा कहता है और एंडो का अनुसरण करने का फैसला करता है। गोटो और अन्य लोग अपना खुद का निकास खोजने का निर्णय लेते हैं और असाको को 999 नंबर वाला एक दरवाजा दिखाई देता है। वे एक नए कमरे में प्रवेश करते हैं जहां कमरा गोटो को स्कैन करता है और गोटो की यादों में से एक को बड़ी स्क्रीन पर दिखाता है। हम देखते हैं कि गोटो का छोटा भाई छत पर गया और आत्महत्या करना चाहता था क्योंकि वह रोज रोज की मार से तंग आ गया था। वह कहता है कि वह गोटो की तरह परिपूर्ण नहीं हो सकता और छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। गोटो ने यह सोचकर उसे नहीं बचाया कि वह कूदेगा नहीं और क्लिप दोबारा देखने के बाद मानसिक रूप से टूट जाता है। एंडो और ओची नए कमरे में आते हैं जहां एंडो को नीचे एक सुरक्षित कमरा मिलता है और कहता है कि उसे बाहर जाना होगा। एंडो का कहना है कि उसका एक परिवार है और बाहर नौकरी है और वह ओची की तरह बेकार नहीं है और फिर से उसका अपमान करता है। ओची एंडो पर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि उसकी स्थिति का यहाँ कोई मतलब नहीं है और वे सभी यहाँ समान हैं। एंडो का कहना है कि वह उससे नफरत करता है और अचानक एक आवाज सुनता है और इसकी जांच करने के लिए नीचे देखता है। ओची मौके का फायदा उठाता है और एंडो को पकड़ लेता है और दरवाजे से उसके सिर पर कई बार वार करके उसे मार डालता है। गोटो अभी भी उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा है और चिहारू उससे पूछता है कि उसने अपने भाई को क्यों नहीं बचाया और उसे कायर कहा।
चिहारू का कहना है कि सभी अडल्ट एक जैसे हैं और वह एक दरवाजा खोलता है और नीचे कूद जाता है। गोटो उसका हाथ पकड़ने और उसे बचाने में सफल हो जाता है और हमने देखा कि चिहारू के हाथ पर कुछ निशान हैं और उसे पीटा भी गया था। वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और रोते हैं और असाको उन्हें एक साथ देखकर खुश महसूस करती है। वे एक नया दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि वे क्यूब के किनारे पर आ गए हैं और एक कमरे में हलचल होती हुई देखते हैं। वे देखते हैं कि कमरे में एक खुला स्थान है और उन्हें पता चलता है कि अंततः सभी कमरे अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं। गोटो का कहना है कि उसकी गणना के अनुसार इस कमरे का नंबर 999 होना चाहिए और असाको का कहना है कि उसने यह कमरा पहले देखा था। वे इस कमरे में वापस जाने का फैसला करते हैं और ओची को एक कमरे में पाते हैं और उसे देखकर खुश होते हैं। ओची के कपड़ों पर खून लगा है और कहता है कि एंडो एक जाल में मर गया, लेकिन चिहारू को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। बाद में चिहारू ने गोटो को बताया कि जब वह एंडो की मौत के बारे में बात कर रहा था तो उसने ओची को मुस्कुराते हुए देखा था। असाको को कमरा मिल जाता है और वह इसकी जांच करने के लिए अंदर जाती है। गोटो और चिहारू ओची को पीछे छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। ओची गोटो को पकड़ लेता है और उसे फर्श पर फेंक देता है और कहता है कि उसने एंडो को मार डाला क्योंकि उसने उसे धमकाया था। ओची का कहना है कि बाहर भी लोग उसे चिढ़ाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब उसने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। वह कहता है कि वह गुस्से से भर गया है और अब सभी को मार डालेगा और फिर गोटो को मारना शुरू कर देता है। चिहारू उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन ओची उसे मारता है और दूर फेंक देता है। ओची गोटो को मारने की कोशिश करता है और उसका दम घुटने के लिए उसकी गर्दन दबाने लगता है। गोटो ने वापस लड़ने का फैसला किया और उसका मानना है कि उसे खुद को और चिहारू को बचाना होगा क्योंकि वह अपने भाई को नहीं बचा सका। वह खुद को ओची से मुक्त करता है और अचानक एक जाल सक्रिय हो जाता है और ओची को पकड़ लेता है और उसमें भाले डालकर उसे मार देता है। जाल दूसरों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोटो चिहारू को बचाने में सफल हो जाता है, लेकिन कमरे के अंदर फंस जाता है। चिहारू असाको के कमरे में जाता है और वह अपनी जगह की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि चिहारू रो रहा है। कमरा अपनी मूल स्थिति में पहुंच जाता है और वे बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं। चिहारू जाने के लिए नीचे उतरता है और कहता है कि जीवित रहने के लिए उसे बाहरी दुनिया में बदलाव करना होगा। असाको का कहना है कि वह और बचे लोगों की तलाश के लिए यहीं रुकेगी। चिहारू बाहर की ओर एक गलियारे में जाता है जिसके सामने एक रोशनी है। इसके बाद हमें एक कमरा दिखाई देता है जहां एक दरवाजा खुलता है और गोटो को नीचे फेंक दिया जाता है, जो बुरी तरह घायल हो गया है लेकिन अभी भी जीवित है। हम देखते हैं कि अन्य खिलाड़ियों ने क्यूब में अपनी यात्रा पूरी कर ली है और गोटो की यात्रा जारी रहेगी। यह सारी जानकारी असाको द्वारा उसकी आंखों के सामने डाउनलोड की गई है, जो एक एंड्रॉइड रोबोट होने का खुलासा करती है। वह अन्य बचे लोगों की विषयों के रूप में निगरानी कर रही थी और एक नए समूह को खोजने का द्वार खोलती है। वह उनका स्वागत उसी पंक्ति के साथ करती है जो उसने पिछले समूह से मिलने पर कहा था और शुभ दोपहर कहती है और पूछती है कि वे कौन हैं।